हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जीएसएससी सीजीएल का जो जीके जीएस क्वेश्चन है उसका। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स का सेट 2 लेके आया हूँ जो बहुत ही धमाकेदार से अभी मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए अगर आप जीएसएससी सीजीएल इस बार निकालना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम की डेट आ गई है। एग्जाम कब होने वाला है? अक्टूबर 14 या 15, अक्टूबर 14 और 15 दोनों दिन, ठीक है। तो चलिए जुड़ जाइए हमारे चैनल लीडू फाइवर में और हम लोग करते हैं धमाकेदार क्लास का आगाज। चलिए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। देखिए, पहला नंबर क्या पूछा गया है दोस्तों कि सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा नवरत्न नहीं है। देखिए, नवरत्न कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा जैसे एसबीआई, एचपीसीएल, एनटीपीसी और भेल, बीएचईएल, भेल, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नवरत्न नहीं है? तो एसबीआई जो है ना, ये आपका नवरत्न में नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए, एसबीआई नवरत्न नहीं है, ठीक है। जबकि एचपीसीएल नवरत्न कंपनी है और वर्तमान में एनटीपीसी और भेल को महारत्न की श्रेणी में रखा गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। चलिए जान लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किए गए थे। सही बात है। भारत में सबसे पहले वर्ष 1868 में, कब? 1868 में दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ने राष्ट्रीय आय के अनुमान को लगाए थे, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। और उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो 20 रुपये बताई थी। जबकि इसका पहला साइंटिफिक कैलकुलेशन, वैज्ञानिक गणना डॉक्टर BKR राव ने किया था, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट था दोस्तों। चलिए आप बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया था? पूरा मॉडल ये जो किसने किया था, ठीक है। अभिजीत सेन ने, AM खुसरो ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, या फिर APJ अब्दुल कलाम ने? तो ये जो मॉडल था ये किसने किया था समर्थन? ये APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था, ठीक है। चलिए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए, पूरा का पूर्ण रूप है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, ठीक है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, यानी कि गांव में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, ये सारा चीज। और पूरा के विजन को वर्ष 2003 के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उद्घाटित या संबोधित किया था। कब किया था? 2003 के गणतंत्र दिवस, ठीक है। चलिए आप देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? यानी कि योजना अवकाश का मतलब क्या है? जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चला था। तो ये समय था 1966 से 1969। कब था? 1966 से 1969 तक, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग। देखिए ये कब चला था? वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध से पैदा हुई स्थिति, 2 लगातार भीषण सूखा पड़ने, मुद्रा का अवमूल्यन होने की कीमतों में हुई वृद्धि तथा योजना उद्देश्यों के लिए संसाधनों में कमी और तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण चौथी योजना को अंतिम रूप देने में देरी हुई। इसलिए इसके स्थान पर चौथी योजना के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए वर्ष कब? 1966 और 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। इसी अवधि को क्या कहेंगे? योजना अवकाश, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? तो गरीबी हटाओ का योजना कौन सी योजना में शामिल किया गया था, ठीक है। प्रथम योजना, दूसरी योजना,
पांचवी योजना या चौथी योजना, तो ये आपका पांचवी योजना में आया था। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 में पहली बार गरीबी उन्मूलन पॉवर्टी एलिवेशन पर जोर दिया गया था। ठीक है, और इसके साथ ही इस योजना में रोजगार तथा सामाजिक न्याय पर भी जोर दिया गया था। गरीबी हटाओ नारा इसी योजना का दौरान दिया गया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न 13वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, फैक्ट क्या है कि देश की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब है? 2007 और से 31 मार्च 2012 तक। ठीक है, और वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, जिसकी अवधि कितना, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक है। यानी कि यहाँ पे मतलब दिया नहीं गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई? ठीक है, तो कार्य के लिए खाद्य योजना किस पंचवर्षीय में आरंभ की गई? तो वो 10वीं में। किसमें? 10वीं में। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी। इस योजना की अवधि वर्ष 2002 से 2007 थी। ठीक है, और इस योजना की लक्षित वृद्धि 8% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि 7.6% थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास के मूल रूप बताया है? ठीक है, तो इसमें बताना है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना या 9वीं? तो 8वीं में। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। 8वीं पंचवर्षीय योजना, एक मिनट, हाँ, 8वीं पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया है। ठीक है, और 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि ये कब था? 1992 से 1997 थी। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि 5.6% थी तथा वास्तविक वृद्धि 6.8% थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न पूछा है, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया था? तो महालनोबिस मॉडल का संबंध जो है ये आपका द्वितीय, कौन सा? दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 1931 और प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा प्रतिपादित विकास युक्ति पर निर्भर थी। इस योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और भारत में शुरू से ही भारी उद्योगों और परिवहन एवं ऊर्जा के विकास के बीच संतुलन रखना आवश्यक समझा गया। ठीक है, संतुलन रखना आवश्यक समझा गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई? तो भारी उद्योगों को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई? तो वो था दूसरी, कौन सा? दूसरी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले, इससे जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। चलिए देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 1931 मार्च 1961 को प्रोफेसर रफी सी महालनोबिस द्वारा प्रतिपादित विकास युक्ति पर निर्भर थी। इस योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, बल के साथ तीव्र औद्योगिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, और भारत में शुरू से ही भारी उद्योगों और परिवहन एवं ऊर्जा के विकास के बीच को संतुलन बनाना था। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ 1914 से 1918 के समय, तो उस समय ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा हथियारों की मांग थी। तो उसी के समय में भारत में टाटा डिस्को का इस्टेब्लिशमेंट यानी कि उसे स्थापित किया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष था? यह था 1969 में। कब? 1969 में। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट को कि सामाजिक नियंत्रण के द्वारा सामाजिक लाभ के अधिकतमीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 19 जुलाई 1969 को
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो 15 अप्रैल 1918 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में वितरित करती है? तो मुद्रास्फीति आय तथा धन के किसके पक्ष में वितरित करती है? तो ये है धनवान के पक्ष में। किसके? धनवान के पक्ष में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट को, कि मुद्रास्फीति आय तथा धन को धनवान के पक्ष में वितरित करती है, जिसके कारण आर्थिक असमानताएं उत्पन्न हो जाती। क्या होती है? आर्थिक असमानताएं उत्पन्न होती। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि NABARD यानी कि नाबार्ड इसका द्योतक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है बताइए? नेशनल बैंक फॉर एग्रीमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इससे जुड़े फैक्ट की। देखिए नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीमेंट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का संक्षिप्त रूप है। और ये देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए लागू किया गया था। किसके लिए? कृषि एवं ग्रामीण विकास है तो वित्त उपलब्ध कराने है तो शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना कब हुआ? 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ? 12 जुलाई 1982 को की गई। और इसका प्रमुख कार्य केवल ऐसी संस्थाओं एवं बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करना है जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास में संलग्न है। यह औद्योगिक वित्त संस्था नहीं है। एक चीज याद रखिएगा कि नाबार्ड जो है औद्योगिक वित्तीय संस्थान नहीं है, ये ग्रामीण और क्या, ठीक है, ग्रामीण विकास। ठीक है, ग्रामीण विकास हेतु तो वित्त उपलब्ध कराता है नाबार्ड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो 1 रुपये के जो नोट है ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मुद्रा जारी करने का एक अधिकार प्राप्त है, किंतु 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के भारत द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? भारत द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, या वित्त मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं ना, उन्हीं का सिग्नेचर होता है 1 रुपये के किस पे? नोट पे। चलिए देखते हैं फैक्ट। चलिए वही है, 1 रुपये के नोट पे वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वो है, बताइए वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। कैसा व्यक्ति होना चाहिए? सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग इससे जुड़े फैक्ट की। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष 4 सदस्य तथा 1 सचिव, वो एक व्यक्ति में चुना जाता है। देखिए ये भी पूछा जाता है कि वित्त मंत्रालय के किस तरह से ढांचा है। ठीक है, तो 4 व्यक्ति रहेगा, 4 सदस्य रहेगा, 1 अध्यक्ष रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए? सार्वजनिक मामलों का अनुभव, आर्थिक सलाहकार होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष को उन्हों अभिष्ट विकल्प। ठीक है, तो क्या होगा? डी होगा। चलिए अब बात करते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। ठीक है, ये थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280, कितना? 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। यानी कि आर्टिकल 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त मंत्रालय का गठन करने का प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, चलिए और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे और अभी तक 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न का। देखिए अगला प्रश्न है, किसी मुद्रा करेंसी के अधिकीलन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना। तो इसका अर्थ क्या है? उच्चतर स्तर पर। इसका अर्थ क्या होगा? उच्चतर स्तर पर ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इससे जुड़े फैक्ट की। देखिए मुद्रा अधिकीलन यानी कि पेगिंग ऑफ ए करेंसी विदेशी बाजारों में सरकार के हस्ताक्षर, ठीक है, इंटरवेंशन का नतीजा होता है। पेगिंग में तात्पर्य लोकल करेंसी के अगेंस्ट विदेशी मुद्रा के क्रय और विक्रय से है, जिसका उद्देश्य नियत विनिमय दर है। क्या है? नियत विनिमय दर। ठीक है,
बनाए रखना है, जब ये संक्रियाएं विनिमय दर को उच्च स्तर पर रखने के लिए अपनाई जाती है तो इसे पेगिंग अप या अधिकीलन कहते हैं, जबकि इसका विलोम पेगिंग डाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेगिंग डाउन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हुआ था 1995, 1995 में हुआ था गठन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फैक्ट। देखिए ये 1947 में गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड की स्थापना के बाद से बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप 1 जनवरी 1995 को, कब? 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की हुई। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, और इसके उद्देश्य क्या है? जीवन स्तर में वृद्धि करना, पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मार्ग में बृहद स्तरीय परंतु ठोस वृद्धि करना है, और वस्तुओं के उत्पादन एवं बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगला और अंतिम प्रश्न की। ठीक है, अंतिम प्रश्न क्या है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये हमारे भारतीय रिजर्व बैंक। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फैक्ट कि मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। इस हेतु विभिन्न नीति का विनिमय भी कौन करता है? RBI करता। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आप लोगों का GK GS का जो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में और एकदम बेहतरीन तरीके से कराया दोस्तों। तो दोस्तों एग्जाम का डेट निकल गई है, 14 से 15 अक्टूबर को JSSC CGL का एग्जाम है। तो आप लोग रेडी हो जाइए और हमारे चैनल यूट्यूब फाइबर से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के सारे आंसर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।